आप सभी का जीरो मैथमेटिक क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं अनिल सर का पुराना स्टूडेंट हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है। मैंने एमटेक विलेसाई डिज़ाइन में की है, एनआईटी जयपुर से की है। अभी मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। आज अपन देखेंगे कि जो मोटर रहती है उसके नेम प्लेट में जो जो कंपोनेंट रहते हैं उनका मतलब क्या है। तो इससे पहले अपन जो पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने पावर फैक्टर के बारे में बताया था। तो जो मोटर की नेम प्लेट रहती है उस पर पावर फैक्टर मेंशन रहता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को समझना हो तो आपको लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। पावर फैक्टर रेशियो रहता है एपरेंट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। अभी इस लेक्चर में अपन और जो बाकी कंपोनेंट रहते हैं नेम प्लेट पे लिखे उनका मतलब समझते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट उसमें मेंशन रहता है फ्रेम। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रेम का मतलब क्या है और इससे अपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फ्रेम से। फ्रेम जो है ये नेम प्लेट में दो स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इन दोनों में से किसी भी एक स्टैंडर्ड में नेम प्लेट में फ्रेम की वैल्यू मेंशन है। किसी भी एक स्टैंडर्ड में, एक स्टैंडर्ड नेमा, एक स्टैंडर्ड आईईसी। एक स्टैंडर्ड नेमा है, एक स्टैंडर्ड आईईसी है। नेमा से जो अपने वैल्यू मिलती है वो इंच में मिलती है। आईई से जो अपने वैल्यू मिलेगी वो एमएम में मिलेगी। तो अभी अपन देखते हैं कि अपने फ्रेम से क्या क्या वैल्यू मिलती है। तो अभी ये अपन ड्रॉ करते हैं। ये अपनी एक मोटर है, ये उसकी साफ्ट है। ये मोटर है, ये उसकी साफ्ट है, ये उसके माउंटिंग पॉइंट है। ये उसके माउंटिंग पॉइंट है। माउंटिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे मोटर रखी रहेगी, जिस पॉइंट पे मोटर रखी रहेगी उसके माउंटिंग पॉइंट है। तो जो अपन फ्रेम से देख के अपन क्या पता कर सकते हैं? फ्रेम से देख के अपन एक तो ये हाइट निकाल सकते हैं। फ्रेम देख के एक तो अपन ये हाइट निकाल सकते हैं। ये हाइट क्या है? मोटर के बॉटम से उसकी साफ्ट की कितनी हाइट है, मोटर के बॉटम से उसके साफ्ट के सेंटर पॉइंट की कितनी हाइट है, ये अपन फ्रेम से निकाल सकते हैं। अपन कहीं भी मोटर यूज़ कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि उसकी साफ्ट की हाइट बॉटम से कितनी है। उसी बेस पे अपन दूसरे कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे। अगर साफ्ट की हाइट चेंज हो जाएगी, अपन नया कंपोनेंट लाते हैं उसमें साफ्ट की हाइट चेंज हो जाएगी तो अगला जो कंपोनेंट कनेक्ट कर रखा है वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने को फ्रेम से पता चलना चाहिए कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। दूसरी अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो साफ्ट है उसका डायमीटर कितना है। जो मोटर की साफ्ट है, ये जो मोटर की साफ्ट उसका डायमीटर कितना है। कि जो यहाँ से जो अपने मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, जो दूसरी चीज़ में अपन यूज़ कर रहे हैं वो इसके डायमीटर से कनेक्ट होगी। अगर प्रॉपर डायमीटर नहीं रहेगा तो जो अपने आगे जो अरेंजमेंट बना रखा है वो चेंज होगा। प्रॉपर डायमीटर, प्रॉपर हाइट नहीं रहेगी तो दोनों अरेंजमेंट ही चेंज हो जाएंगे। तीसरी चीज़ अपने क्या चाहिए? ये इसकी लेंथ कितनी है। ये जो साफ्ट है उसकी लेंथ कितनी है। तीसरी चीज़ अपने को चाहिए, उसकी साफ्ट है तो जो साफ्ट है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अपने को मेन चीज़ चाहिए हाइट और ये लेंथ कितनी है और ये डायमीटर कितना है। तो ये अपन एग्जांपल लेते हैं कि नेमा स्टैंडर्ड में अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कैसे लिखी रहेगी, और अगर आईसी स्टैंडर्ड में वो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कैसे लिखी रहेगी। तो अपन पहले देखते हैं आईसी स्टैंडर्ड में। आईसी स्टैंडर्ड में अगर फ्रेम की वैल्यू रहती है, अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, वो वैल्यू नॉर्मली ऐसे लिखी रहती है 88 m। वो नॉर्मली वैल्यू ऐसे लिखी रहती है 88 m। तो जो शुरू की ये जो डिजिट रहती है, ये जो शुरू की 2 डिजिट रहती है 88 m, तो ये क्या उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। ये उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। और ये m जो रहता है, ये जो m रहता है वो साफ्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये साफ्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये वैसे ही है जैसे अपनी शर्ट के लिए रहता है। S मतलब स्मॉल, M मतलब मीडियम, L मतलब लार्ज। नेमा स्टैंडर्ड में कोई वैल्यू लिखी रहती है तो ऐसे लिखी रहती है। वो स्टार्टिंग में जो डिजिट रहती है वो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे जो लिखी रहती है वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अपन देखते हैं कि नेमा स्टैंडर्ड में ये चीज़ कैसे लिखी रहती है। अभी अब नेमा स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल देखा, फ्रेम किस तरीके से लिखा रहता है। 88 m लिखा रहता है। काफ़ी बार ये 2 डिजिट या 3 डिजिट भी रहता है। तो इस केस में जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये अल्फ़ाबेट रहता है वो साफ्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी अपन देखते हैं कि जो फ्रेम है आईसी स्टैंडर्ड में किस तरीके से लिखा रहता है। जब अपन आईसी स्टैंडर्ड का इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसमें जो अपना फ्रेम लिखा रहता है उसमें शुरू में कुछ अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं। अभी अपना मान लिया कि HMO लिखा हुआ है, उसके बाद में 2 डिजिट लिखे रहते हैं। 2 और 3 भी हो सकते हैं। अभी अपन 2 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं। 2 डिजिट लिखे रहते हैं।
उसके बाद में एक और अपना अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, एक और अल्फ़ाबेट लिखा रहता है। ठीक है, तो जो ये शुरू वाले ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो शुरू वाले जो अल्फ़ाबेट है, ये कंपनी स्पेसिफिक रहते हैं। तो ये अपने लिए इनका कोई ख़ास मतलब नहीं है, ये कंपनी स्पेसिफिक रहते हैं। और अपन जो हाइट निकाल सकते हैं वो इन 2 डिजिट से निकाल सकते हैं। इसमें आईसीई में अपने को हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि 2 डिजिट दे रखी है, यदि यहाँ पे 2 डिजिट दे रखी है तो इन दोनों डिजिट को अपने को 16 से डिवाइड करना है। इन दोनों डिजिट को अपने को 16 से डिवाइड करना है, तो इसका 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 16 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये 71 को जब अपन 16 से डिवाइड किया तो अपनी जो इससे क्या निकल जाएगा, अपनी हाइट निकल जाएगी। ये जो 2 डिजिट अपनी क्या देते हैं, हाइट देते हैं, वो हाइट कैसे निकालते हैं, अपन को 16 से डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद में जो ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है सी, ये माउंट को बताता है। ये अल्फ़ाबेट किसको बताता है, माउंट को। ये अल्फ़ाबेट किसको बताता है, माउंट को बताता है। अभी अपन देखते हैं माउंट क्या होता है। तो ये जो शुरू में जो अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं ये कंपनी स्पेसिफिक रहते हैं। उसके बाद में जो डिजिट लिखे रहते हैं इनसे अपन हाइट निकाल सकते हैं। और ये जो सी है वो इसके माउंट को बताता है। ये जो सी है वो इसके माउंट को बताता है। अगर 2 डिजिट में लिखा हो, अगर ये चीज़ 3 डिजिट में लिखी हो, अपन इधर ले लेते हैं एग्जांपल, अगर ये चीज़ 3 डिजिट में लिखी हो आईसी स्टैंडर्ड में, फ्रेम पर अगर 3 डिजिट लिखी हो, HMO 236C, अगर ये 3 डिजिट में लिखी हुई है, ये चीज़ अगर 3 डिजिट में लिखी हुई है तो ये तो सेम वैसे ही कंपनी स्पेसिफिक रहता है। ये जो पहले 2 डिजिट रहते हैं, पहले 2 डिजिट रहते हैं, यहाँ पे उनको क्या किया था, 16 से डिवाइड किया था अपनों ने। इस केस में क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। इस केस में उसको 4 से डिवाइड करना है, ये अपनी हाइट आ जाएगी। हाइट निकालने के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इन 2 डिजिट के बाद में ये जो डिजिट है ये अपनी शाफ्ट की लेंथ को बताता है। ये डायरेक्टली अपने शाफ्ट की लेंथ को बताता है। ये किसको बताता है, शाफ्ट की लेंथ को। ये शाफ्ट की लेंथ को बताता है। और ये जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ये माउंट को बताता है। ये जो अल्फ़ाबेट है ये माउंट को बताता है। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है ये माउंट को बताता है। अभी अपन देखते हैं माउंट क्या होता है, माउंट क्या रहता है। अभी हम देखते हैं माउंट क्या होता है। अगर फ्रेम आईसी स्टैंडर्ड में लिखा रहता है तो लास्ट वाला जो ये अल्फ़ाबेट है ये माउंट को बताता है। माउंट क्या होता है, अगर यहाँ पे सी लिखा है, सी लिखा है तो उसका मतलब है फेस माउंट। मोटर जहाँ इंस्टॉल हुई है वो फेस माउंट के बेस पे हुई है। अगर डी लिखा है तो फ्लैंज, अगर जी लिखा है तो फुट। अभी इनका मतलब देख लेते हैं। फेस माउंट, अगर अपन सपोज करते हैं ये अपनी मोटर है, ये अपनी मोटर है। अगर फेस माउंट है, फेस माउंट है मतलब मोटर का फेस क्या रहता है, ये वाला रहता है। मोटर का फेस ये वाला रहता है। तो यहाँ पे कुछ माउंट के लिए कनेक्शन बने होंगे, तो वो मोटर इस टाइप से माउंट होगी। वो मोटर फेस से माउंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ माउंट के लिए ऐसे कुछ कनेक्शन बने होंगे, तो ये वाले कनेक्शन है ये डायरेक्ट अपन माउंट कर देंगे। ठीक है, माउंट का वैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने घर पे टीवी रहता है, टीवी को अपन वॉल पे माउंट कर देते हैं, तो उसके पीछे एक ऐसे स्ट्राइप बनी रहती है, अपन टीवी को इस पे आगे लगा देते हैं, तो टीवी अपना वॉल पे माउंट हो गया। ठीक, वैसे ही मोटर रहती है, मोटर का भी माउंट करना रहता है अपने को, जहाँ लगाएंगे वहाँ माउंट करेंगे। फेस माउंट रहता है, तो इसका मतलब अभी मान लेते हैं इसको वॉल के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो वॉल के साथ कनेक्ट करने का जो फ्रेम रहेगा वो इसके डायरेक्ट फेस पे लगा रहेगा। वॉल के साथ कनेक्ट करने जो फ्रेम रहेगा वो इसके डायरेक्ट फेस पे लगा रहेगा, तो ये फेस माउंट हो जाएगी। ठीक है, और फ्लिंज में क्या होता है, ये रहता तो फेस साइड में ही है, पर क्या यहाँ पे एक प्लेट और दे देते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक प्लेट और देते हैं। इसी प्लेट को फ्लिंज कहते हैं, इसी प्लेट को फ्लिंज कहते हैं। तो इस फ्लिंज की हेल्प से अपन माउंट कर रहे हैं तो इसको फ्लिंज माउंट कहते हैं। फेस की हेल्प से अगर इसको माउंट कर रहे हैं तो फेस माउंट कहते हैं। और इनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल बेस पे इनके इंटरनल नेम भी चेंज होते रहते हैं।
जैसे ये हॉरिजेंटल फेस माउंट हो गया, और अगर अपन इससे लगा दें मोटर को तो ये वर्टिकल फेस माउंट हो गया। सेम केस फ्लिंज के केस में भी रहता है, ठीक है। माउंट का मतलब उस चीज़ को अपन को वहाँ इंस्टॉल करना है, किस स्टैंड पे लगाना है। तो अगर वो फेस माउंट है तो फेस वाले स्टैंड पे लगेगी, फ्लिंज माउंट है तो यहाँ पे एक स्ट्राइप लगी रहेगी, इसको फ्लिंज कहते हैं। तो इसकी बेस, इसकी सहायता से अपन माउंट करते हैं, इसको फ्लिंज माउंट कहते हैं। फुट माउंट में क्या रहता है, नॉर्मली अपने घर पे जो अपना वाटर पंप लगा रहता है फुट माउंट रहता है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रेम टाइप का लगा रहता है। तो अपन इस फ्रेम को डायरेक्ट एक स्टैंड पे रख देते हैं, डायरेक्ट एक स्टैंड पे रख देते हैं, तो ये फुट माउंट होगी। अपनी नॉर्मल मोटर है अपन स्टैंड पे रख देते हैं। अगर ये हेवी मोटर रहती है तो इन पे वाइब्रेशन होता रहता है, तो उनको स्टैंड के साथ किसी स्क्रू से टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को माउंट कहते हैं, इसी चीज़ को माउंट कहते हैं कि मतलब वो मोटर है जहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो लगी हुई कैसे है, फेस बेस पे लगी हुई है, फ्लिंज के बेस पे लगी है, फुट बेस पे लगी हुई है, ठीक है। ये माउंट कहते हैं। और ये जो फ्रेम का जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है ये बताता है कि वो कौन सा माउंट है। अगर सी है तो फेस माउंट है, डी है तो फ्लिंज है, जी है तो फुट है। ठीक, अभी जो अपने पढ़ा था कि सी फेस माउंट है, डी फ्लेंज है, जी फुट है, इसका मतलब समझ लिया था। ये तीनों मैंने एक बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए हैं अलग से इनके नाम के साथ में। ये फुट माउंट है, ये फेस माउंट है और ये फ्लेंज माउंट है, ठीक। फ्लिंज और फेस में क्या डिफरेंस है, खाली यहाँ पे एक फ्लिंज लगी रही है, यहाँ पे खाली एक फ्लिंज लगी हुई है। अभी हम जो मोटर की नेम प्लेट पे दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ड्यूटी साइकिल, उसके बारे में समझते हैं ड्यूटी साइकिल क्या होती है। तो ड्यूटी साइकिल इसके नाम से अपने लग रहा है। सिंपल एग्जांपल में अगर समझें कि एक नॉर्मल पर्सन है वो कितने घंटे ड्यूटी करता है, एक नॉर्मल पर्सन है वो कितने घंटे ड्यूटी करता है, उसकी ड्यूटी साइकिल कहलाती है। अपन अपना केस लेते हैं, चलो अपन स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, तो अपन स्कूल या कॉलेज में 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपन 24 में से 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे तो अपन ऑन है, 8 घंटे तो अपन ऑन है। 24 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 16 घंटे अपन ऑफ है, 16 घंटे अपन ऑफ है। तो अपनी ड्यूटी साइकिल क्या कहलाएगी, 8 घंटे अपन ऑन रहेंगे, 16 घंटे अपन ऑफ रहेंगे, ये अपनी ड्यूटी साइकिल हो जाएगी। तो इसी चीज़ को अपन अब मोटर के केस में समझते हैं। ड्यूटी साइकिल मतलब मोटर कितनी देर चल सकती है, कितनी देर बंद करना है उसको, ठीक। तो जो ड्यूटी साइकिल रहती है वो नेम प्लेट पे S1, S2, S3, S4 S9 तक मेंशन रहती है। नॉर्मली अपने S4 तक काम आती है, ठीक है। तो अपन उन सब का मतलब समझ लेते हैं क्या रहता है। अगर किसी की नेम प्लेट पे S1 लिखा है, ड्यूटी साइकिल की अगर किसी की नेम प्लेट में S1 लिखा है, S1 लिखा है, इसका मतलब वो मोटर कंटिन्यूस काम करेगी, वो मोटर कंटिन्यूस काम करेगी। तो ज़्यादातर जो अपना इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जो मोटर यूज़ होती है, नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जो मोटर यूज़ होती है वो S1 रहती है। वो मोटर क्या कंटिन्यूस काम करती है। अगर S1 लिखा है तो मतलब वो मोटर कंटिन्यूस काम करेगी। अगर उस पर S2 लिखा है, अगर उस मोटर पे S2 लिखा है, अगर उस मोटर पे S2 लिखा है तो वो मोटर कंटिन्यूस काम नहीं, वो मोटर कंटिन्यूस काम करने के लिए नहीं बनी है। वो मोटर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अपने घर पे जो वाटर पंप लगा रहता है, अपने घर पे जो वाटर के लिए जो मोटर लगी रहती है वो S2 टाइप की रहती है, वो S2 टाइप की रहती है। मतलब पूरे दिन में अपने जब घर पे पानी का कनेक्शन आता है तब उसको चलाते हैं अपन, तो आधा घंटा 1 घंटा चलती है, फिर अपन बंद कर देते हैं। उसके बाद उसको अपन अगले दिन ही चलाते हैं। तो S2 का मतलब वो शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करती है, S2 का मतलब वो शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करती है। अगर किसी की नेम प्लेट पे S3 लिखा है, किसी की नेम प्लेट पे S3 लिखा है, तो S3 का क्या रहता है, वर्किंग टाइम जो ज़्यादा रहता है, ऑफ टाइम भी रहता है उसका, एक पीरियोडिक रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्क करेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर वर्क करेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर वर्क करेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसका ये जो रहता है, इसका काम करने का तरीका वो पीरियोडिक रहता है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं अपन कि मान लो कोई मोटर है 4 घंटे काम कर रही है, फिर 1 घंटे बंद हो गई, फिर 4 घंटे काम कर रही है, फिर 1 घंटे बंद होगी, फिर 4 घंटे काम कर रही है, फिर 1 घंटे बंद हो गई। तो कोई भी उसका जो पीरियड रहेगा, जहाँ भी जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे वो पीरियोडिक वे में काम करती रहेगी। ऑन टाइम ऑफ टाइम, ऑन टाइम ऑफ टाइम, ऑन टाइम ऑफ टाइम, कंटिन्यूस वैसे चलती रहेगी, ठीक। ये हो गया पीरियोडिक वर्क। दूसरा अपने नेम प्लेट पे क्या मिल सकता है, S4 जो रहता है वो मोटर S3 टाइप की रहती है। जो S4 रहता है वो मोटर S3 टाइप की रहती है। फिर इसमें डिफरेंस ये रहता है, इसमें टॉर्क हाई रहता है। डिफरेंस ये रहता है, टॉर्क हाई रहता है। अपने काफ़ी केस में ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि इनिशियल में अपने को टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इनिशियल में टॉर्क अपने को ज़्यादा चाहिए।
अपन ऐसा मान लेते हैं कि कोई मोटर है, उस पर हाई लोड लगा हुआ है, कोई मोटर है हाई लोड लगा हुआ है, तो उस हाई लोड को एक बार शुरू में रोटेट करने के लिए अपने को ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो अगर किसी मोटर की नेम प्लेट पे S4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब पीरियोडिक काम करेगी और हाई टॉर्क है। अगर अपने को पीरियोडिक काम के साथ हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो अपन S4 नेम प्लेट वाली जो मोटर है वो काम में लेंगे। सिर्फ पीरियोडिक नॉर्मल टॉर्क के साथ चाहिए तो S3 काम में लेंगे। अपने को मतलब जब जरूरत हो तभी काम कराना हो, फिर उसके बाद बंद रहे तो S2 काम लेंगे, S2 काम में लेंगे। अगर उसको कंटिन्यूस वर्क कराना है तो S1 काम में लेंगे। तो ये मोटर की ड्यूटी साइकिल रहती है। तो भी अपन जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखा रहता है INSU क्लास, इसका मतलब समझते हैं ये क्या है। तो INSLU क्लास ये क्या इंसुलेशन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इंसुलेशन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन होता है कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये अपना एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, ये अपना दूसरा कंडक्टर है। ये दोनों को जब अपने को पास पास में रखने की जरूरत पड़ेगी, जब दोनों को अपने पास पास में रखने की जरूरत पड़ेगी तो इसके बीच में अपन एक मटेरियल डाल देंगे, इसके बीच में एक मटेरियल डाल देंगे। ये जो मटेरियल रहता है वो इंसुलेटर रहता है। ये जो मटेरियल रहता है वो इंसुलेटर रहता है और इस मटेरियल की जो क्वालिटी रहती है उसको अपन इंसुलेशन क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस मटेरियल की क्वालिटी क्या रहती है? तो अपने को बेसिकली अपने जो मोटर रहती है उसमें कहाँ इंसुलेटर लगा रहता है। अपन मोटर की वाइंडिंग पढ़ते हैं, मोटर की वाइंडिंग जो रहती है वो काफ़ी सारे वायर से ऐसे करके बनी रहती है। मोटर की जो अपनी वाइंडिंग रहती है वो पतले पतले वायर से ऐसे करके बनी रहती है। तो ये जितने भी वायर रहते हैं, ये जितने भी वायर रहते हैं, इन वायर के बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल लगा रहता है, एक इंसुलेटर मटेरियल लगा रहता है। इसका पर्पज़ क्या है? ताकि वायर आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए। इसका पर्पज़ है ताकि वायर आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, शॉर्ट होने से क्या होगा? शॉर्ट होने से इसके बीच में करंट ज़्यादा फ्लो करनी शुरू कर देगी। मतलब दोनों ही करंट शॉर्ट हो जाएगी, करंट ज़्यादा फ्लो करनी शुरू कर देगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो एक पर्पज़ तो ये रहता है कि उसके बीच में इंसुलेटर मटेरियल लगा देता है ताकि आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए। दूसरा पर्पज़ ये रहता है कि जब अपनी मोटर चलती रहती है तो एक टेम्परेचर जनरेट होता रहता है, एक टेम्परेचर जनरेट होता रहता है। तो जो ये अपने वायर हैं, ये वायर है कितने टेम्परेचर तक सहन कर सकते हैं, मतलब इंसुलेशन ये जो मटेरियल रहता है कितने टेम्परेचर तक सहन कर सकता है, कितने टेम्परेचर तक काम करेगा। और उससे ज़्यादा अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इंसुलेटर मटेरियल काम करना बंद कर देगा। तो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन रहेगा नहीं, उसके बाद में ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो अपनी नेम प्लेट रहती है उस पर ऐसे का आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा YAEF। ये सब के अलग अलग टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। कुछ और भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, उन सब के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है। तो अगर कहीं पे Y लिखा हुआ है, अगर कहीं पे इंसुलेशन क्लास के आगे Y लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करेगा। अगर मोटर में टेम्परेचर, मोटर के अंदर का टेम्परेचर अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो ये सही काम करेगा। अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया है तो इंसुलेटर मटेरियल काम करना बंद कर देगा। तो अगर A लिखा है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल 105 डिग्री तक काम करेगा। अगर E लिखा है तो 120 तक, F लिखा है तो 155 तक। ठीक, तो अपनी बेस ऑन जो अपनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेस पे अपन इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। अपने को पता रहता है कि मोटर के अंदर टेम्परेचर किस लेवल तक जाने वाला है, उसके बेस पे अपन इंसुलेशन मटेरियल लगा देते हैं उसके बीच में, कॉइल्स के बीच में। इंसुलेशन मटेरियल का ये पर्पज़ है अपने। अभी अपन देखते हैं जो मोटर की नेम प्लेट पे नॉर्म एफिशिएंसी करके लिखा रहता है, उसका मतलब रहता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग, अभी अपन समझते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब क्या? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब है कि उसको मान लो अपन 100 वोल्ट एज ए इनपुट दे रहे हैं, एज ए इनपुट दे रहे हैं मोटर को। इनपुट मोटर के लिए इनपुट क्या रहता है? अपनी इलेक्ट्रिसिटी रहती है। और आउटपुट क्या रहता है? मैकेनिकल एनर्जी। मोटर का इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट क्या? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस 100 वोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको उसने कितना आउटपुट में कन्वर्ट किया, कितना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसको अपना जितना इनपुट दिया उसको कितना उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक, तो पूरा 100 वोल्ट दिया तो 100 को 100 में कोई भी मोटर कन्वर्ट नहीं करती है।
किसी भी मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, उस मोटर की एफिशिएंसी हमेशा कम ही रहेगी। तो अपन अभी मान लेते हैं कि अपने 100 वोट दिया था और उसने 90 वोट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो उस मोटर की एफिशिएंसी क्या रहेगी, आउटपुट पावर 90 डिवाइडेड बाय 100, तो उस मोटर की एफिशिएंसी रहेगी 0.9। अगर उस पर 0.9 लिखा हुआ है तो अपन समझ सकते हैं कि वो कितनी एफिशिएंट है, मतलब कितना इनपुट दिया और उस इनपुट में से कितना उसने आउटपुट में अपने को बाहर दे दिया। ठीक है, एफिशिएंसी रहेगी। और दूसरा अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर उसको एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, तो मोटर का जो आउटपुट पावर रहता है, मोटर का आउटपुट पावर रहता है, तो नेम प्लेट में एक पैरामीटर लिखा रहता है HP, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब है कि जो उस मोटर की शाफ्ट है वो किस स्पीड से घूम रही है। ठीक, उस मोटर पे इसका मेंशन रहता है HV, और नेम प्लेट पे ही वोल्टेज भी मेंशन रहता है, नेम प्लेट पे करंट भी मेंशन रहता है, नेम प्लेट पे पावर फैक्टर भी मेंशन रहता है। तो इन सब की हेल्प से भी अपन उसकी मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का बेसिक मतलब ये है कि अपन ने उसको कितनी इनपुट दी, उस कितनी इनपुट पावर को उसने आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर दिया। एफिशिएंसी बेसिक मतलब है कितनी इनपुट पावर को उसने आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये मोटर की जो नेम प्लेट पे सर्विस फैक्टर भी लिखा रहता है। अभी अपन उसका मतलब समझते हैं कि सर्विस फैक्टर का मतलब क्या है। सर्विस फैक्टर का मतलब ये है कि कोई भी मोटर रहती है, उसका जो लोड वोल्टेज है वो मेंशन रहता है। फॉर एग्जांपल ये मोटर है अपनी 50 HP की है, 50 हॉर्स पावर की है, और उस पर सर्विस फैक्टर ये मेंशन है अपना 1.15। तो नॉर्मली जब ये मोटर बनी थी तो वो बनी है 50 हॉर्स पावर तक लोड लेने के लिए। ठीक है, 50 हॉर्स पावर लोड लेने के लिए, और इसका सर्विस फैक्टर क्या है, 1.15 है। ठीक, तो एक्चुअल में कितना लोड ले सकती है, एक्चुअल में लोड ले सकती है 50 इंटू 1.15, 50 इंटू 1.15, ये अराउंड आएगा 50.57। ठीक, तो ये बनी थी 50 हॉर्स पावर के लिए और एक्चुअल में लोड ले सकते हैं 50.75। अगर वर्किंग टाइम में अपना लोड 50.75 से ऊपर चला जाएगा तब ये मोटर काम करना बंद कर देगी। तो हर मोटर पे ऐसे सर्विस फैक्टर लिखा रहता है। 1.15 का मतलब है ये 50% एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा लोड तक काम कर सकती है, 15% एक्स्ट्रा लोड तक काम कर सकती है। अगर उसमें 1.25 लिखा है तो जो लोड उसका 100% जो लोड है उसके 25% एक्स्ट्रा लोड ले सकती है, उसका 25% तक एक्स्ट्रा लोड ले सकती है। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा लोड ले सकती, उसको निकालने के लिए सिंपली जितना अपना लोड लिखा रहेगा, जितना अपना लोड रहेगा उसको उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोटर उतना एक्स्ट्रा लोड ले सकती है। तो सर्विस फैक्टर क्या होता है कि ये फैक्टर रहता है कि मोटर कितना एक्स्ट्रा लोड ले सकती है, मोटर एक्स्ट्रा कितना लोड ले सकती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो आइडियली मान लो उसको 50 के लिए बनाया गया है और उसका सर्विस फैक्टर जो है 1.25 लिखा है, तो अगर अपना लोड 50 से बढ़ जाता है, 50 से एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ जाता है, तब भी अपनी मोटर काम करती रहेगी। तो जैसे मान लो ये निकाल लेते हैं अपन, कितना आता है अपना 25, तो 52.5 आता है। तो ये मोटर के 50 लोड लेने के लिए बनी थी, 52.5 करती रहेगी, उसके बाद ये काम नहीं करेगी। ठीक, ये अपना बेसिक सर्विस फैक्टर का मतलब है। और हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक रहेगी, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 62 आएगा। तो ये मोटर 62.5 लोड तक काम करेगी। एक दूसरा पैरामीटर नेम प्लेट के लिए वाई लिखा रहता है, वाई के आगे जो लिखा रहता है वो लिखा रहेगा कि कनेक्शन किस टाइप का है, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। कनेक्शन किस टाइप का, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। तो जो मोटर का कनेक्शन रहता है, आप उसमें देखोगे तो उसमें ऐसे 6 पॉइंट बने रहते हैं। अगर इनको ऐसे शॉर्ट करके, इनको अगर शॉर्ट करके यहाँ पे अपन सप्लाई कनेक्ट कर दें, इनको शॉर्ट करके यहाँ पे अगर अपन सप्लाई कनेक्ट कर दें तो ये डेल्टा कनेक्शन। इनको शॉर्ट करके अगर यहाँ पे अपन सप्लाई कनेक्ट कर दें तो ये डेल्टा कनेक्शन। अगर इसी चीज़ को अपन इन तीनों को शॉर्ट कर दें, एक साथ यदि तीनों को शॉर्ट कर दें और सप्लाई सिर्फ इन पे कनेक्ट कर दें,
अगर सप्लाई सिर्फ इन पे कनेक्ट कर दें तो ये स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं स्टार कनेक्शन में जो फेज के बीच में वोल्टेज मिलेगा अपने को, एक फेज पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 220 मिलेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो अपने को 415 मिलेगा। तो अपन इसमें डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, इसको इन दोनों को ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और नीचे फेज कनेक्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आर वाई बी। और स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, तीनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और नीचे वाले पे आर वाई बी लिख देते हैं। तो इसमें एक न्यूटन भी मिल जाता है, एक न्यूटन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने को 220 वोल्ट मिलता है, यहाँ पे अपने को 415 वोल्ट मिलता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन कनेक्शन कर लेते हैं। जहाँ अपने को 415 चाहिए तो अपन डेल्टा कर लेंगे, नहीं तो अपन स्टार कनेक्शन कर लेंगे। मोटर की नेम प्लेट पे अपने को आईपी लिखा हुआ मिलेगा। आईपी क्या करता है, उसकी प्रोटेक्शन को बताता है, मोटर की प्रोटेक्शन कैसी है। तो नेम प्लेट पे अपने को नॉर्मली ऐसे लिखा मिलता है, जैसे आईपी 56 मान लेते हैं अपन, 56। तो जो ये पहली वाली डिजिट रहती है, जो पहली वाली डिजिट रहती है वो सॉलिड से प्रोटेक्शन बताती है, सॉलिड से प्रोटेक्शन बताती है। ये जो दूसरी डिजिट रहती है ये वाटर से प्रोटेक्शन बताती है। दूसरी डिजिट क्या करती है, वाटर से प्रोटेक्शन बताती है। सॉलिड से प्रोटेक्शन का मतलब है कि मोटर जिस इन्वायरमेंट में चल रही है उसमें धूल होगा, धूल पार्टिकल, डस्ट वगैरह सब काफ़ी कुछ पार्टिकल रहेंगे जो अपनी मोटर के अंदर जा सकते हैं। तो उसका मोटर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है या छोटे मोटे पत्थर वगैरह हैं, जो भी चीज़ मोटर के अंदर जा सकती है उसका मोटर के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग रहती है, इसकी जो रेटिंग रहती है वो 0 से 6 तक रहती है। अगर 6 है तो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड है। अगर 6 है तो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड है, मतलब उस पर डस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस मोटर पे डस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको कितनी भी डस्ट के केस में चला लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये वाटर को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो रीडिंग रहती है वो 0 से 8 के लिए रहती है। अगर 8 है तो वाटर से वो फुली प्रोटेक्टेड है, जो 8 है तो वाटर से फुली प्रोटेक्टेड है। तो एक्चुअली में जब इन प्रोटेक्शन की वजह से डिवाइस बनाते हैं, इन प्रोटेक्शन की वजह से डिवाइस बनाते हैं तो अपन ध्यान रखते हैं कि उसके जो कोई भी डिवाइस बनाते हैं, जैसे अपना मान लो मोबाइल फ़ोन है, अपना मोबाइल फ़ोन उस पर जैक लगा हुआ रहता है, ये ऑडियो सुनने के लिए उसमें जैक लगा रहता है, तो एक छिद्र है, इससे डस्ट भी एंटर कर सकती है, वाटर भी एंटर कर सकता है। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन लगाएंगे इसके आगे वो इतने छोटे छोटे छिद्र वाली कोई चीज़ लगाएंगे या एकदम प्लेन लगाएंगे, तो वो इसको डिफाइन करती है कि इसके अंदर कितनी डस्ट जा सकती है। अगर फुली प्रोटेक्टेड है तो उसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जा सकती है। अगर फुली वाटर प्रोटेक्टेड है तो इसके अंदर वाटर भी नहीं जा सकता है। तो वाटर के प्रोटेक्शन में एक बूंद जा सकती है, मतलब बारिश की बड़ी बूंद जा सकती है या कोई पानी की छोटी बूंद जा सकती है या भाप जा सकती है, उसके बेस पे अलग अलग पैरामीटर रहते हैं। दूसरा कि वाटर के केस में डेप्थ का भी रहता है, वाटर के केस में डेप्थ का भी रहता है कि मतलब कोई चीज़ है वो 10 मीटर तक प्रोटेक्टेड है, कोई है वो 5 मीटर तक प्रोटेक्टेड है। मतलब कोई चीज़ पानी में गिर गई और पानी में गिरी तो उसकी जो डेप्थ थी 5 मीटर तक थी और अपनी डिवाइस उसके लिए प्रोटेक्टेड है तो ठीक है। और अगर अपनी वो डिवाइस 5 मीटर के लिए प्रोटेक्टेड है और 6 मीटर में गिर गई तो उसमें पानी का इफेक्ट आ जाएगा, तो उसमें पानी का इफेक्ट आ जाएगा। तो आईपी जो मोटर पे लिखा रहता है वो किसको इंडिकेट करता है कि अपनी डिवाइस सॉलिड के केस से कितनी प्रोटेक्टेड है, वाटर से कितनी प्रोटेक्टेड है, ठीक। सॉलिड में आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल, वाटर में जो पानी है, बारिश के पानी गिर गया, ऐसे कोई पानी गिर गया तो उस केस में कितनी प्रोटेक्टेड है। फुली प्रोटेक्टेड है मतलब दोनों का ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी अपन दूसरा पैरामीटर देखते हैं। मोटर पे ऐसे लिखा, नेम प्लेट पे ऐसे लिखा रहता है BRGD। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राइविंग साइड में जो बियरिंग है, ड्राइविंग साइड में जो बियरिंग है उसके बारे में बताता है कि वो बियरिंग किस टाइप का है। ड्राइविंग साइड का मतलब ये है कि अपनी मोटर है, इस मोटर के जिस साइड में अपनी साफ्ट लगी रहती है, जिस साइड में साफ्ट लगी रहती है, साफ्ट ही ड्राइव करती है। जिस साइड में अपनी साफ्ट लगी रहती है साफ्ट ही ड्राइव करती है। ये जो साफ्ट है किस बियरिंग से कनेक्ट हो सकती है, ड्राइविंग साइड में जो बियरिंग रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं BRDG से। ND नॉन ड्राइविंग साइड, नॉन ड्राइविंग साइड मतलब मोटर की ये वाली साइड, ये नॉन ड्राइविंग साइड है। नॉन ड्राइविंग साइड में नॉर्मली अपन फैन लगा देते हैं, नॉन ड्राइविंग साइड में नॉर्मली अपन फैन लगा के रखते हैं, तो जो उसके मोटर का कूलिंग काम करता है। तो इनके आगे जो भी पैरामीटर लिखे रहेंगे वो उसके जो बेयरिंग रहेंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ड्राइविंग साइड में बेयरिंग कौन सा लगेगा और ND नॉन ड्राइविंग साइड में बेयरिंग कौन सा लगेगा।
अभी अपन मोटर के कुछ और पैरामीटर देखते हैं जो नेम प्लेट पे लिखे रहते हैं। तो मोटर की नेम प्लेट पे मॉडल नंबर भी लिखा रहेगा। मॉडल नंबर वैसे ही जैसे अपना मोबाइल मान लो नोकिया का है, नोकिया कंपनी हो गई, नोकिया का कौन सा भी मॉडल आ रहा है, सेम वैसे ही मोटर में मॉडल नंबर लिखा रहता है। उसके बाद लिखा रहता है सीरियल नंबर। ये जो सीरियल नंबर रहता है ये इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे मान लो कभी कभी अपन सुनते हैं कि नोकिया के मोबाइल लॉन्च हुआ, उस पर्टिकुलर स्लॉट में बैटरी की दिक्कत थी, तो वो कंपनी पर्टिकुलर सीरियल नंबर को वापस मंगवा लेती है। कंपनी पर्टिकुलर सीरियल नंबर को वापस मंगवा लेती है। तो जो सीरियल नंबर रहता है, ये जो सीरियल नंबर तो कैसे बनता है, फैक्ट्री में जब भी डेवलपमेंट होता है, फैक्ट्री में जब भी कोई इक्विपमेंट बनता है वो एक लोट में बनते हैं। एक लोट में बनते हैं मतलब मान लो एक साथ 1000 इक्विपमेंट बन रहे हैं, एक साथ 1000 इक्विपमेंट बने, उसके बाद फिर अगले टर्म में एक साथ 1000 इक्विपमेंट बनेंगे। जो ये 1000 इक्विपमेंट एक साथ बने इनको एक लोट बोलते हैं, इनको एक लोट बोलते हैं। तो नॉर्मली जब कोई डिफेक्ट आता है, नॉर्मली कोई इन सब के पैरामीटर सेम रहते हैं जो इक्विपमेंट बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं कि किस इक्विपमेंट मतलब किस पैरामीटर इक्विपमेंट बनेंगे, तो वो सब इस सीरियल नंबर पे जो अपनी डाटा शीट रहती है उसमें मेंशन रहते हैं, ठीक है। इनका फ़ायदा क्या रहता है, इस सीरियल नंबर पे अपने कोई भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि ये सीरियल नंबर की डिवाइस अपने को दिक्कत आ रही है। सेम दूसरा बंदा रिप्रेजेंट करता है कि इस सीरियल नंबर की डिवाइस है, मुझे भी दिक्कत आ रही है। तो कंपनी ऑब्जर्व कर सकती है कि किस टाइम किस लोट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, किस लोट में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई छोटा मोटा डिफेक्ट रह जाता है तो उस पूरे लोट में जो इक्विपमेंट बने रहते हैं उसमें वो डिफेक्ट आने के चांस रहते हैं, उसमें वो डिफेक्ट आने के चांस रहते हैं। तो कंपनी काफ़ी बार ऐसे हो रहता है कि जो जून में मोबाइल रिलीज़ हुआ उसमें बैटरी की दिक्कत है तो जून वाले मोबाइल वापस दे दो। तो कंपनी वो किससे पहचानती है, सीरियल नंबर से पहचानती है। सीरियल नंबर में वो डेट भी रहती है, वो लोट भी रहता है कि वो कब बना है, ठीक। वो सीरियल नंबर से अपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कंपनी के लिए सीरियल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। उसके अलावा इसके बाद देखते हैं अपन वोल्ट। वोल्ट में तो सिंपल, अगर जैसे अपना लिखा रहता है 220 वोल्ट है या 415 वोल्ट है, थ्री फेज रहेगा, थ्री फेज रहेगा और डेल्टा कनेक्शन रहेगा तो 415 है, नहीं तो 220 वोल्ट है, ठीक। वोल्टेज डिनोट करता है। आरपीएम क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। जो मोटर की शाफ्ट है, जो मोटर की शाफ्ट है ये किस स्पीड से मूव कर रही है, ये जो मोटर की शाफ्ट है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, इसको आरपीएम कहते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। हॉर्स पावर, ये मोटर की शाफ्ट है बाहर कितना लोड उठा सकती है, ये मोटर की शाफ्ट बाहर कितना लोड उठा सकती है उसको अपन हॉर्स पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मोटर की जो मोटर है वो कितना लोड उठा सकती है इसको अपन हॉर्स पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक पैरामीटर और देखते हैं अपन, नेमा डिजाइन। तो नेमा डिजाइन का क्या रोल है, मतलब अपने मोटर के सब पैरामीटर तो बराबर हैं, मोटर के सब पैरामीटर बराबर हैं, मोटर कितनी करंट लेगी, कितनी हॉर्स पावर की है, बाकी सब पैरामीटर बराबर हैं, पर उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अपने को स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल चाहिए, स्टार्टिंग करंट अबो नॉर्मल चाहिए, ब्रेकडाउन टॉर्क जो हाई चाहिए, और फुल लोड स्लीप है ये अपने को लो चाहिए। जो स्लीप अपनों ने पहले पढ़ा है कि ये क्या होता है, एनएस क्या रहता है, जो स्टार्टर रहता है उसकी वैल्यू, स्टार्टर के अंदर जो मैग्नीफिक जनरेट उसकी वेलोसिटी रहती है। एनआर जो रहता है रोटर की वेलोसिटी रहती है, ये एनआर रोटर की वेलोसिटी रहती है, ठीक। खाली अपनी रिक्वायरमेंट चेंज होगी उसके बेस पे अपने को अलग अलग चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है और अलग अलग बेस पे मोटर बनानी पड़ती है। अभी अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट अपनी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ड्रिलिंग मशीन बना रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन बना रहे हैं, हो सकता है अपनी जो ड्रिलिंग मशीन है और अपने घर पे जो पावर पंप है, जो वाटर पंप है, उसके सारे पैरामीटर बराबर हैं, पर अपनी ड्रिलिंग मशीन में अपनी इनिशियल में रिक्वायरमेंट क्या होगी, ड्रिलिंग मशीन इनिशियल में ज़्यादा फोर्स लगाएगी, इनिशियल में ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो अपना ये बैठ सकता है कि उसमें स्टार्टिंग करंट ज़्यादा चाहिए अपने को ड्रिलिंग मशीन में, और जो अपने घर पे पंप है उसमें स्टार्टिंग करंट नॉर्मली चाहिए अपने को। तो इस रिक्वायरमेंट के बेस पे भी अपना जो मोटर का डिज़ाइन होता है वो अलग अलग होता है कि अपने को स्टार्टिंग में करंट कितना चाहिए, उसको स्टार्टिंग में कितना लोड लेना है। अगर उसको स्टार्टिंग में लोड ज़्यादा लेना है तो अपना स्टार्टिंग का टॉर्क हाई होना चाहिए। तो बाकी सब पैरामीटर बराबर हैं, वो 50 HP का ही लोड उठा रही है, पर स्टार्टिंग लोड में उसका ज़्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में उसको एकदम से ज़्यादा लोड लेना है तो उसका टॉर्क हाई होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेना है तो टॉर्क और भी ज़्यादा ही होना चाहिए। इसी बेस पे ये है अपना स्लिप, फुल लोड स्लिप। इसका मतलब ये है कि अपना जो स्टार्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और जो रोटर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसमें एक लॉक क्रिएट हो जाता है, उसमें एक लॉक क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते रहते हैं वो लॉक बढ़ता रहता है, वो लॉक बढ़ता रहता है। तो एक केस ऐसा आता है
नॉर्मली वो 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है। वो एक केस ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग टॉर्क, जो स्टार्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और जो रोटर के कारण रोटर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो मतलब क्या है कि ये स्टार्टर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से अपनी रोटर की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, तो अपना रोटर क्या रोटेट करना ही बंद कर देता है। तो रोटर क्या अपना रोटेट करना ही बंद कर देता है। इसकी बेस पे लिखा है कि फुल लोड स्लिप क्या है, लो होना चाहिए, लो से लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये क्या है अपना बाकी सब पैरामीटर बराबर है, पर अपनी मोटर को जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं वो कंडीशन डिफरेंट है, तो उसके बेस पे अपने मोटर थोड़ी अलग टाइप से डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो नेवा जो इनका स्टैंडर्ड है, उन्होंने ये इसके 4 डिज़ाइन दिए A B C D, इनको देख के अपन समझ सकते हैं कि मोटर किस केस में काम करेगी।